नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अपने 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और इस बार हमारा 12th बोर्ड साइंस का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, जिसमें रिजल्ट हमारा इस प्रकार है। आलिम खान ने पूरे ब्लॉक स्तर पर अब की बार टॉप किया है, जिनकी परसेंटेज रही है 95.4, 1 नंबर का स्थान प्राप्त किया है। दूसरा, नेहा कुमारी और राधा वल्लभ, इन दोनों ने 94.2% प्राप्त करके संयुक्त रूप से ब्लॉक स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनका सेकंड स्थान रहा है। उसके बाद यहाँ हमारे स्कूल से क्षमा चौहान, जिसने 93.2% बनाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और इस तरह से लोकेश, नमो नारायण, त्रिलोक, आरती सैनी, मनोज, रिजवान, छाया जैन और माधव खंडेलवाल, इन्होंने 90+ % यहाँ बनाई है। ठीक है, जिनमें अगर बात करें हम लोकेश 92.6% बनाई है, नमो नारायण 92%, त्रिलोक 91.8%, आरती सैनी 91.2%, मनोज 91.2%, रिजवान 90.8, छाया जैन 90.2 और माधव खंडेलवाल 90.2। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट 90+ मैंने बताया। इनमें देखिए, अगर हम बात करें राधा वल्लभ, जिसने मैथ में 100 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, इसके साथ साथ लोकेश ने भी मैथ में 100 नंबर प्राप्त किए। इसके साथ साथ आरती सैनी ने बायोलॉजी में 100 नंबर प्राप्त किए। मनोज ने मैथ में 100 नंबर प्राप्त किए। छाया जैन ने मैथ में 100 नंबर प्राप्त किए। इन्हें बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ अपनी केमिस्ट्री में भी 99 नंबर हाईएस्ट रहे। ठीक है, 3 बच्चों के अपने 99 नंबर आए हैं। इसके साथ 98 भी कई बच्चों के आए हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम रिजल्ट का एनालिसिस करें तो बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार परिणाम हमने अब की बार प्राप्त किया है। बच्चों ने बहुत विशेष मेहनत की है, जिससे उनका इतना शानदार परिणाम उनको मिल सका है। ठीक है, इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। आने जो 12th में आने वाले बच्चे हैं वो भी इनसे कुछ सीखें, क्योंकि इन बच्चों ने वर्ष भर बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब जाके इनको ये मुकाम हासिल हुआ है। तो जो 11th से 12th में जो बच्चे आए हैं उनको भी इनसे सीखना चाहिए और इनके समान या इनसे अधिक मेहनत करनी चाहिए, जिससे उनका भी रिजल्ट इनसे भी अच्छा रह सके। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का 4थे नंबर का चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी के बारे में हमको अध्ययन करना है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। सूत्र हमने क्या जाना था, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग का सूत्र था सांद्रता परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। उसके बाद हमने ये भी जाना कि इकाई क्या थी रासायनिक अभिक्रिया के वेग की। वेग की इकाई हमने निकाली मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यहां तक हमने जान लिया था। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ के द्वारा ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम अभिकारकों के लिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालते हैं
तो वो समय के साथ साथ घटता है, ठीक है। इसलिए वहां माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं अभिकारकों के लिए, और उत्पादों का जो वेग है वो समय के साथ साथ बढ़ता है, इसलिए वहां हम प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसको सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, हमने एक एक्स एक्सिस लिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जहां दोनों एक्सिस काटते हैं ये मूल बिंदु है। मैंने यहां पर वाई अक्ष पर सांद्रता ली है और एक्स अक्ष पर समय लिया है। जब t बराबर 0 होता है, मतलब जब अभिक्रिया स्टार्ट होनी होती है, उस समय अभिकारकों की सांद्रता मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होती है। अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? अधिकतम। माना कि ये सांद्रता यहाँ है, अधिकतम है, ठीक है, क्योंकि उस समय तक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि टाइम स्टार्ट होता है, तो इधर तो टाइम स्टार्ट होगा एक्स अक्ष पर, इधर अभिकारक उत्पाद में बदलने लग जाएंगे, अर्थात अभिकारकों की जो सांद्रता है वो समय के साथ साथ घटेगी और इस तरह घटती हुई कम होती चली जाएगी, ठीक है। मतलब प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम थी और जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट हुई, अभिकारक उत्पाद में बदलने लगे, तो अभिकारकों की सांद्रता घटने लगी और इस तरह से ये ग्राफ नीचे जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे अगर वेग निकालेंगे, वेग, तो यहां पर हम अभिकारकों के लिए माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी यूज करेंगे। आर का मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहां माइनस चिन्ह यूज क्यों किया, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखो, हम सांद्रता में जो अंतर निकालेंगे वो निकालेंगे अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। और अभिकारकों के लिए अंतिम जो सांद्रता होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि सांद्रता घट रही है, इसलिए अंतिम सांद्रता कम है और प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा है। तो जब अंतर निकालेंगे तो वो ऋणात्मक आएगा, और उस अर्थात अभिक्रिया वेग ऋणात्मक आ रहा है, तो और उस ऋणात्मक मान को धनात्मक करने के लिए हम माइनस चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि अभिक्रिया वेग ऋणात्मक नहीं हो सकता कभी, इसलिए हम माइनस चिन्ह हमने काम में लिया है। किसके लिए? अभिकारकों के लिए, ठीक है। यानी कि जब आप अभिकारकों से अभिक्रिया वेग निकालेंगे तो उसके लिए पहले माइनस चिन्ह का उपयोग यहां हम करने वाले हैं। और यही ग्राफ अगर हम उत्पादों के लिए देखें तो देखिए, जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है t बराबर 0 पर, उस समय उत्पादों की जो सांद्रता है वो 0 होती है, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, ठीक है। अभी अभिकारकों से उत्पाद बने ही नहीं, तो उत्पादों की सांद्रता 0 होती है। जैसे जैसे टाइम स्टार्ट होता है और अब अभिकारक उत्पाद में बदलने लगते हैं, तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है और इस तरह से बढ़ते हुए अंत में वो सांद्रता स्थिर हो जाती है, ठीक है। तो ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा उत्पादों के लिए, और इस तरह का घटता हुआ ग्राफ प्राप्त होगा अभिकारक। और अगर हम उत्पादों के लिए वेग निकालें तो ये होगा प्लस dp अपॉन dt, यानी कि यहां पर हम माइनस चिन्ह यूज नहीं करेंगे उत्पादों के लिए। क्यों नहीं करेंगे? इसका एक रीजन है, क्योंकि उत्पादों की जो सांद्रता है अभिक्रिया में वो समय के साथ साथ बढ़ती है, अर्थात जब सांद्रता बढ़ेगी तो अंतिम सांद्रता ज्यादा होगी प्रारंभिक सांद्रता से। तो जब अंतर निकालेंगे तो अंतर धनात्मक आएगा, और जब अंतर धनात्मक आ रहा है सांद्रताओं का, तो फिर वेग भी धनात्मक आएगा, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभिकारकों में माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं? क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, अतः अंतिम सांद्रता और माइनस
प्रारंभिक सांद्रता है वो ऋणात्मक आ जाता है, जिसके कारण उसको ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए माइनस चिन्ह हमने यहाँ लगाया है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ के द्वारा आपको वेग के बारे में थोड़ा सा बताया, सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको वेग के प्रकार बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो हम वेग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों। वेग के प्रकार, अवक्रिया वेग के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना अवक्रिया वेग के प्रकार। तो देखिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो औसत वेग, दूसरा तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग, और तीसरा है अपना प्रारंभिक वेग। हालांकि जो प्रारंभिक वेग है वो एक प्रकार का तात्क्षणिक वेग है जो अवक्रिया के प्रारंभ में निकाला जाता है। ठीक है, तो दोनों एक तरह से एक ही हैं, लेकिन चूंकि इसको अलग इसलिए कर दिया क्योंकि ये जब अवक्रिया स्टार्ट होती है तब इसका निर्धारण किया जाता है। अब देखो सबसे पहले हम जानेंगे औसत वेग। वैसे नॉर्मली इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं औसत वेग को, और जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गया तो वो कुछ दूरी तय करेगा और समय भी लेगा। तो हम यहाँ औसत वेग कैसे निकालते हैं उसका, कि दूरी में अंतर, मतलब जैसे हम जिस स्थान से चलना स्टार्ट किया उसको मूल बिंदु मान लेते हैं, तो वहां दूरी 0 हो गई, और जिस स्थान पर पहुंचा तो वहां दूरी निकाल लेते हैं। ठीक, कितनी दूरी तय की और समय कितना तय किया, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, दूरी का अंतर और समय का अंतर। दूरी के अंतर में समय के अंतर का भाग दे देंगे। इस तरह से सामान्य औसत वेग निकाला जाता है। इसी तरह यहाँ अवक्रिया का औसत वेग क्या होगा कि 2 बिंदु, मतलब अवक्रिया एक स्थान से एक समय से दूसरे समय पर पहुंच गई। ठीक है, तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है, और उस सांद्रता परिवर्तन में यदि उन दोनों बिंदुओं के मध्य समय परिवर्तन का भाग दे दें तो औसत वेग निकल जाएगा। जैसे ग्राफ से हम समझते हैं, देखिए जैसे ये सांद्रता और समय। ठीक है, ग्राफ खींचा हमने सांद्रता और समय के लिए। अब चाहे अभिकारकों के लिए निकाल लो चाहे उत्पाद, जैसे अभिकारकों के लिए हम निकालेंगे तो इस तरह का ग्राफ आया, तो 2 बिंदु ले ले, जैसे ये बिंदु ए ले लिया हमने, ये बिंदु बी ले लिया। अब इस बिंदु पर अगर हम इसको लंब डालेंगे तो यहाँ पर सांद्रता की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर समय की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इस बिंदु पर भी ये सांद्रता C2 और ये समय T2। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 अलग अलग बिंदु ले लिए, अलग अलग बिंदुओं पर हमने सांद्रता और समय। ठीक है, तो औसत वेग कैसे निकालेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है, C2 माइनस C1, और समय में परिवर्तन कितना हुआ है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सांद्रता परिवर्तन में समय परिवर्तन का भाग देते हैं तो औसत वेग आ जाएगा, औसत वेग। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि C2 अपना कम है, C1 ज्यादा है, तो जब अंतर निकलेगा तो अंतर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उस ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए माइनस चिन्ह लगा लिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ये होता है अपना औसत वेग, यानी कि 2 बिंदुओं के मध्य सांद्रता परिवर्तन और समय परिवर्तन का जो अनुपात है वो औसत वेग के नाम से जाना जाता है। औसत वेग, औसत वेग हमेशा 2 बिंदुओं के मध्य निकाला जाएगा कि अवक्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई, मतलब उसमें सांद्रता में परिवर्तन हो गया, तो 2 बिंदुओं के मध्य सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है, अगर उसमें हम समय परिवर्तन